हेलो एवरीवन। बच्चों, स्वागत है आपका काउंसलिंग अड्डा 247 में। बच्चों, बात कर रहा हूं मैं आज वेटनरी काउंसलिंग की। यानी अगर आप वेटनरी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, बीवीएससी एंड एज करना चाह रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीवीएससी एंड यानी कि वेटनरी काउंसलिंग ने आपके लिए शेड्यूल रिलीज कर दिया राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। आप राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। vci.admissions.nic.in पे जाना बच्चे। जैसे ही जाएंगे आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोल लीजिएगा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहीं पे दे रखी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं साहब। तो जब आपको डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर पड़ेगी जिनकी आपका वेरिफिकेशन होगा साहब। ठीक, आ जाओ। अगर बात की जाए तो एक तो एडमिट कार्ड साहब, ये तो शुरू से बोलता आ रहा हूं, एडमिट कार्ड हर काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होता है। रैंक कार्ड हर काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होता है, इशूड बाय एनटीए, जो कि रिवाइज रैंक कार्ड है वही मान्य होगा बच्चे। ठीक, फिर आधार कार्ड, यानी कोई आपकी पहचान कार्ड होना चाहिए। वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है साहब। डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ होना चाहिए। जनरली 10th की मार्कशीट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, वो एज ए प्रूफ काम करती। बट अगर उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी तो आपको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी चलेगा साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा 12th की मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट आपको जरूरत पड़ेगी साहब, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 5 डॉक्यूमेंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गए साहब। इसके बाद छठा डॉक्यूमेंट क्लास 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है नहीं, जो भी आपको मिला होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज लास्ट अटेंडेंस, 6 पासपोर्ट साइज की फोटो और 1 पोस्ट कार्ड कलर्ड फोटोग्राफी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट साहब। इसमें पासपोर्ट साइज तो फोटो चाहिए 6, इसके अलावा एक पोस्ट कार्ड साइज की कलर्ड फोटोग्राफ भी आपको चाहिए साहब। ठीक, 9वें नंबर पे ओसीआई और पीआईओ कार्ड इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। बच्चे, ये पीआईओ कोड, ओसीआई कार्ड अगर आपको लिए एप्लीकेबल है तभी आप यूज करोगे। ये कार्ड जिन्होंने एनआरआई को कोटा भरा होता है उनके लिए होता है बच्चे। ठीक, 10वां, ये देखो बच्चे लिखा हुआ इफ एप्लीकेबल, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तभी। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम एआईयू इन द केस ऑफ स्टूडेंट एजुकेटेड अब्रॉड, जिसने अब्रॉड से एजुकेशन की है उसे एआईयू से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा साहब। ठीक, 11वां, अगर आपने कोई कैटेगरी भर रखी साहब तो उसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। जैसे एससी एसटी सर्टिफिकेट साहब, इसका एनेक्जर दे रखा है इसी के अंदर साहब। ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आपने ओबीसी कैटेगरी भर रखी तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा साहब। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट साहब। इसके अलावा अगर आपने और कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर रखी है उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। जैसे अगर आप डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा साहब आपको साहब। ठीक, तो ये सारे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो अलग डॉक्यूमेंट था, 1 पोस्ट कार्ड की साइज की फोटो, अभी तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक दो बातों को और यहां पे ध्यान रखना है जो कि यहां से थोड़ा सा अलग पड़ जाती हैं, वो है काउंसलिंग का तरीका। ठीक है नहीं, थोड़ा सा काउंसलिंग का तरीका बाकियों से इसका अलग है। कैसे अलग है वो बता देता हूं कि राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस पेमेंट करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, लॉक कर दोगे, डाउनलोड कर दोगे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर साहब, और रिजल्ट आ जाएगा, आप कॉलेज जाके रिपोर्ट कर दोगे। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है साहब। कैंडिडेट दोज हु हैव रिपोर्टेड एट द कॉलेज विल हैव ऑप्शन फॉर री चॉइस फिलिंग इन राउंड 2। अगर आपने राउंड 1 में मिले हुए कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर दिया तब तो राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं। लेकिन राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो यहां कोई फ्री एग्जिट नहीं होगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है नहीं। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 but not reported for admission to the allotted college shall not be allowed to participate in further round of counseling। तो एमसीसी से इसकी काउंसलिंग थोड़ा इस मामले में हटके कि वहां फ्री एग्जिट का ऑप्शन था, यहां कोई फ्री एग्जिट का ऑप्शन ऐसे तो नहीं है। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है तो वहां जाके आपको रिपोर्ट करना ही करना है, नहीं तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक, फिर राउंड 2 में बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करनी जो राउंड 1 में फिल की थी। रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट ऑफ फीस बाय फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है, आपने रिपोर्ट कर लिया, अपग्रेडेट कराना है तो सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। आपने राउंड 1 में भरा था बट कॉलेज नहीं मिला, तब भी आप राउंड 2 में सिर्फ चॉइस फिलिंग करोगे। अगर आपने राउंड 1 में
रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं, आप राउंड 2 में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं साहब, ठीक है नहीं। ओनली फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन हु हैव नाइदर रजिस्टर्ड नॉर पेड रजिस्ट्रेशन फीस इन राउंड 1, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। द कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 विद पेमेंट ऑफ फीस नीड नॉट टू हैव टू रजिस्टर सेपरेटली फॉर राउंड 2, उनको राउंड 2 के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। बाद में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा साहब, ठीक है ना, इफ अलॉटेड, और रिपोर्ट कर देना होगा आपको जाके कॉलेज में साहब। यहां पे भी वही लॉस एप्लीकेबल होगा साहब कि आपको राउंड 2 में जाके, ठीक है नहीं, हाँ देखो, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 बट नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज शैल नॉट बी अलाउड इन पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ कॉलेज। सिमिलरली कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2 but not reported for admission to the allotted college shall also not be allowed to participate in further round of college selling। इसमें भी एग्जैक्ट वैसे होगा, अगर राउंड 2 में आपने जाके अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब स्टे वैकेंसी में बिल्कुल भी अपग्रेडेशन का मामला नहीं होता। राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिल गया है किसी भी राउंड में, या फिर 1 का अपग्रेड होकर 2 में मिल गया है, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं रहोगे। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कराया, उनको कॉलेज नहीं मिला है, वही स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा वैकेंट सीट का। द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट्स रिपोर्टेड और नॉट रिपोर्टेड विल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होंगे टू पार्टिसिपेट फॉर स्टे वैकेंसी। फर्दर देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यहां कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बट all previously registered candidates who have not allotted seats in round 1, 2 and who are interested for participate in stay vacancy round shall pay rupees 50,000 for general OBC and EWS और 25,000 for SC, ST and PH candidate respectively। इसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी, आप प्रोविजनल लेटर को डाउनलोड कर लेंगे और कॉलेज में अलॉट कर देंगे और आपको कॉलेज अलॉट हो गया। अगर फीस की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपया, EWS OBC कैंडिडेट के लिए 900 रुपया, SC ST PWD यानी कि PH या और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए रुपया 500 है साहब। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फीस जनरल OBC EWS और PIO के लिए 50,000 रुपया है साहब, ठीक है नहीं। ये स्टे वैकेंसी राउंड के लिए SC ST PH और ट्रांसजेंडर के लिए 25,000 रुपया है साहब। ये ध्यान रखिएगा, आप ये सारे माध्यम हैं जिनसे आप इन सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है नहीं। याद रखिएगा यहाँ पे ये सिक्योरिटी फीस, सॉरी रजिस्ट्रेशन फीस, और यहाँ पे ये, ठीक। तो ये सारी थी कुछ कंडीशंस, डॉक्यूमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्लस फीस। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप वेटनरी की काउंसलिंग करा रहे हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी आप हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं यही बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।